का सारथी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन हुआ समाप्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई राज्यों के सीएम बैठक में हुए शामिल। विदेश मंत्री जयशंकर ने एफसीडीओ के स्थायी उप सचिव फिलिप बार्टन से की मुलाकात। वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। यूएनएससी की कार्रवाई। हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। पिछले साल चीन ने बचाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस वार्ता। दोपहर 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रियंका गांधी का ऐलान। कर्नाटक में सरकार बनी तो परिवार की एक महिला को दिए जाएंगे हर माह 2000 रुपए। उत्तर भारत के कई जिलों में शून्य के करीब पहुंचा तापमान। दिल्ली में 1 डिग्री तक जा सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम लाइव न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था जो कि समाप्त हो चुका है। एनडीएमसी सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक पे पहुंचे हैं, जहां सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और ये बैठक एनडीएमसी सेंटर में हो रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और इस बैठक में प्रदेशों के मुख्यमंत्री, नेता, डिप्टी सीएम सभी मौजूद हैं। साथ ही अगर केंद्र की बात की जाए तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है इस बैठक में। साथ ही कल इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों तक बीजेपी की नीतियों को पहुंचाना था, जहां सभी से अपील की गई, सभी नेताओं से अपील की गई, सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की गई कि वार्ड से लेकर संगठन स्तर तक वो लोगों तक पहुंचे, वो सभी लोग जनता तक पहुंचे, जमीन तक पहुंचे, जहां लोगों को बीजेपी की नीतियों से अवगत कराया जा सके। साथ ही पूरा फोकस 2024 चुनाव, लोकसभा चुनावों पर रहा। साथ ही आपको बता दें 2023 में तकरीबन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी रणनीति बना रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। प्रवेश, कितनी देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बैठक शुरुआत हो चुकी है और तो लगभग 10 बजे से बैठक चल रही है, लेकिन उसकी जो पहली ब्रीफिंग है वो 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। वो 11:30 बजे पत्रकारों को संबोधन कर बताएंगे कि अंदर जो मीटिंग में जो भी तय हुआ या जो भी फैसले हुए उसकी जानकारी ठीक 11:30 बजे वो आकर देंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, कल की जो बैठक थी उसमें साफ तौर पर यही बातें कही गई कि जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो जनता तक पहुंचाई जा सके। यानी कि वार्ड स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता और संगठन स्तर पर काम करने वाले बड़े नेता तक, सभी जनता तक पहुंचे और बीजेपी की नीतियों को पहुंचाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए इस समय बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधन शुरुआत से ही एक ही बात रखी थी कि पूरे देश में मुझे जो गरीब तबका है, जो बीजेपी से झूठा है, जो दूर है, वो मुझे बीजेपी के समर्थन में चाहिए, जिसके लिए आप हर वार्ड से, हर जिले से, हर मुख्यमंत्री, हर उप मुख्यमंत्री हो सके तो हर कार्यकर्ता हर स्तर पर जाकर धरती पर जाए और जमीनी हकीकत देखे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि वो हमसे दूर हो गए, क्यों नाराज है, उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखा जा सके। और बीजेपी का जो सपना है वो यही है कि सबसे ज्यादा तीसरी बार वो प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना देखना पसंद करना चाहते हैं। जी
जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है और आज ही समापन भी है इस बैठक का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधन करेंगे। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं और जोशीमठ इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के लिए चिंता का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई थी। साथ ही जो चुनाव 2022 में हुए हैं, जहां जहां बीजेपी को घाटा हुआ है, गुजरात चुनाव जहां पर बीजेपी की बम्पर जीत भी हुई है, उसकी भी पूरी ब्रीफिंग मांगी गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुजरात की जीत को लेकर तो बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और कल की दोनों कॉन्फ्रेंस में गुजरात की जीत का जिक्र भी किया गया था और हिमाचल की हार का भी जिक्र हुआ था, लेकिन हिमाचल की हार को बहुत सामान्यतः बताया जा रहा है। बीजेपी के दोनों कॉन्फ्रेंस में एक बात कही गई कि हिमाचल की हार जो है सिर्फ हमारी 1% से रही, इसलिए हम उसको हार तो है लेकिन उसको मानना, हमारे लिए पचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आने वाले जो 9 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर बीजेपी कमर कसना चाहती है और हर स्तर पर वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर ये जो कार्यकर्ता नाराज है या कोई गरीब तबका है, कोई अछूता है, क्यों अछूता है, उसको अपने करीब लाने के लिए बीजेपी ने पुरजोर लगा दिया है और बीजेपी चाहती है कि इस बार वो गलती ना हो जो पिछले चुनावों में वो कर चुकी है। जी प्रवेश, जिस तरीके से 2023 में 9 राज्यों के चुनाव है, जो कि राज्य बड़े हैं और कई राज्य कांग्रेस शासित है, वहां पर भी बीजेपी अपनी पैठ जमाना चाहती है। साथ ही G20 भी है इस बार बड़ा मुद्दा है G20, जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है। उस पर भी आज क्या प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं अपने संबोधन के दौरान? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल कॉन्फ्रेंस में इस बात का, दोनों कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र आया था कि G20 में जो है भारत अध्यक्षता करेगा और भारत पूरे विश्व में भारत का नाम काफी ऊंचा हो चुका है। कई मुद्दे भी गिनाए गए कि चाहे वो विपक्ष द्वारा कई आरोप लगाए जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो काम किए हैं उनकी सराहना देश ही नहीं विदेश तक हो रही है और हमारा देश का नाम पूरे स्तर पर पहुंच रहा है। जी बात करना चाहूंगी, जैसे आज आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत नहीं करेंगे, जेपी नड्डा ही शुरुआत करेंगे दूसरे दिन की। साथ ही समापन प्रधानमंत्री के संबोधन पे होगा। लगातार गरीबों पर बात की जा रही है, उनके कल्याण पर, महिलाओं के कल्याण पर, रोजगार पर, क्योंकि इस समय विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए है रोजगार पर, इस पर भी बात की जा सकती है। साथ ही आर्थिक मुद्दों पर भी बात की जा सकती है क्या आज? जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि कल भी एक सवाल ये उठा था कि जो गरीब तबका आपसे अछूता है उसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बीजेपी से नाराज है। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हमारी हार का जो कारण है वो यही है कि कोई ना कोई ऐसा बिंदु है जो हमसे अछूता रह रहा है, जो हमसे नाराज है, जो हमारे से दूर है, उसको करीब लाने के लिए हमें ये सारे काम करने हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष के जितने भी आरोप लगाए, चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, वो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की पीठ थपथपाई गई, जिसे लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन किया है और विपक्ष सिर्फ हल्ला मचाकर रहता है और बेकार में उनको बदनाम करने की नीति को बनाता है, लेकिन सच्चाई से परे है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी उनके खिलाफ मामले गए हैं, चाहे सरकार के खिलाफ जो भी मामले रहे, नोटबंदी का रहा हो, चाहे अन्य जो भी रहे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है और उनके मामलों को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे। उनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है आज। साथ ही आपको बताते चले, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यकारिणी में अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज जन कल्याण, गरीब महिलाओं पर भी बात कर सकते हैं। साथ ही G20 विषय पर भी प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे सकते हैं। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम होने वाली है। इसके बाद कई बड़े बदलाव भी होंगे हर प्रदेश में। साथ ही जहां पर बीजेपी की इस बार 2022 में हार देखने को मिली है, वहां का भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। तो गाजीपुर में आज भी मुख्तार अंसारी की गवाही पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। अभी तक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी निकलने की पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की MP MLA कोर्ट में गवाही होनी है। आपको बताते चले कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें उनके गनर और ड्राइवर की मौत हो गई थी। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के उसरी चट्टी पर यह हमला हुआ था। आपको बता दें, मामले में ब्रजेश सिंह
मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था और इस पूरे घटना का खुद साक्षी है मुख्तार अंसारी, यानी कि आई विटनेस कहे तो मुख्तार अंसारी खुद इस पूरी घटना का आई विटनेस है। और कोर्ट ने कहा था कि वो फिजिकली तौर पर मुख्तार अंसारी की पेशी चाहते हैं, यानी कि मुख्तार अंसारी को खुद कोर्ट आना पड़ेगा। किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मुख्तार अंसारी की बातचीत नहीं की जा सकती है कोर्ट से। और एमपी एमएलए कोर्ट ने खुद मुख्तार अंसारी को फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट में बोला है। और अभी तक लेकिन बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी है, निकलने की कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। साथ ही आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है मुख्तार अंसारी को, इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। और संवाददाता गाजीपुर इकरार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे जानकारी लेते हैं कि क्या अभी तक इकरार आपसे जानना चाहूंगी, मुख्तार अंसारी अभी तक बांदा जेल से निकले हैं या नहीं निकले हैं, इसकी कोई जानकारी आप तक? जी, बता देना चाहता हूँ कि अब तक जहाँ तक जानकारी है तहाँ तक मुख्तार अंसारी बांदा जेल से नहीं निकले हैं। कहीं ना कहीं उनकी पेशी पे आज भी विराम लग चुका है। अब देखिए नेक्स्ट डेट कोर्ट से क्या मिलता है और कोर्ट का क्या आदेश होता है। जी जी बिल्कुल, जो आपसे मामला जानना चाहूंगी, जो 15 जुलाई 2001 का ये पूरा मामला है जिसके खुद आई विटनेस मुख्तार अंसारी है, जिसमें उनके गनर और ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी, तो क्या कुछ ये पूरा मामला था जिस पर इतने सालों बाद ये कार्रवाई हो रही है? और खुद पहले भी कई ऐसी पेशी हुई है जिसमें मुख्तार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से में सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन इस बार फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट ने कहा है। जी, बताना चाहते हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर 15 जुलाई 2001 को उसी अपने स्थानीय निवास अहमदाबाद से वो अपनी विधानसभा मऊ को जाते रहे थे। उसी समय उनकी काफिले पे हमला होता है, जिसमें मुख्तार अंसारी के एक गनर एक ड्राइवर की मौत हो जाती है। और उसी में ब्रजेश सिंह को मुख्य आरोपी के तौर पे मुकदमा मुख्तार अंसारी लिखवाते हैं ब्रजेश सिंह के खिलाफ, और वही का केस लमसम चलता रहा, लेकिन अभी तक गवाही नहीं हो पाई, किसी भी कारणवश नहीं हो पाई। लेकिन जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेने के बाद मुख्तार अंसारी को फिजिकली कोर्ट में हाजिर होने का आदेश 3 तारीख को आया, उसके बाद उसमें भी नहीं मुख्तार अंसारी पेश हो पाए कोर्ट में। उसके बाद 10 तारीख को डेट मिली, उसमें भी नहीं पेश हो पाया। उसके बाद कोर्ट ने 17 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होने के सख्त आदेश दिए, लेकिन आज भी मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था है, जो देखते हुए होश प्रशासन कहीं ना कहीं इस कोर्ट के आदेश को पालन करने में असमर्थ दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्या कुछ समय दिया गया था मुख्तार अंसारी की पेशी का कोर्ट में? बता दें मुख्तार अंसारी की पेशी के समय 11 से 12 के बीच में होनी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी जो बांदा से निकले नहीं यहाँ, उसकी वजह से यहाँ कहीं ना कहीं कोर्ट में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, न कोर्ट में पेशी हो पाएगी। जी इकरार, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रहे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 11 से 12 बजे तक की पेशी होने का समय कोर्ट ने दिया था, और पहले भी 3 तारीखें मिल चुकी है मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर। लेकिन मुख्तार अंसारी की कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर भी कोर्ट की जो आदेश है उसका पालन नहीं किया जा पा रहा है, और खुद आई विटनेस है ये पूरे मामले पर, इसीलिए कोर्ट ने फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए मुख्तार अंसारी को कहा है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं कोटद्वार की, जहां अंकिता हत्याकांड मामले में कल कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। आपको बता दें 23 को कोर्ट पे केस सुपुर्द किए जाने की संभावना है। कल बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 23 को अब कोर्ट पे केस सुपुर्द किया जाएगा। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, कल बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था। अंकिता हत्याकांड मामले में कल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। आपको बता दें लगातार इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है, और इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था।
आपको बता दें 23 जनवरी को ही केस के सत्र न्यायालय के सुपुर्द किए जाने की संभावना है। आपको बता दें सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से हत्याकांड से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल डिटेल्स व व्हाट्सएप चैट की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जहां जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया था कि सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें इस मामले में सेशन कोर्ट के सुपुर्द करने से पहले कई नकल और प्रतिलिपियां प्रदान करने की मांग की गई। इसे देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 जनवरी नियत कर दी है। बताया गया है कि एसआईटी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अदालत ने पुलकित के नार्को टेस्ट कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां अंकिता हत्याकांड मामले में कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, यानी कि सोमवार को, और एसआईटी ने अब दिल्ली की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। प्रयोगशाला से तिथि मिलने के बाद एसआईटी की ओर से ये जानकारी अदालत में दी जाएगी, जिसके बाद अन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें पुलकित वर्तमान में पौड़ी जिला कारागार में यानी वे न्यायिक अभिरक्षा में है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाड़ा ने बताया है कि कोर्ट में चार्जशीट की नकल ली गई थी, लेकिन सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल डिटेल्स व व्हाट्सएप चैट की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की बेंच ने अंकिता हत्याकांड मामले में अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को कर दी है, जहां इसी दिन इस केस के सत्र न्यायालय के सुपुर्द किए जाने की भी संभावना है। सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से हत्याकांड से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल डिटेल्स व व्हाट्सएप चैट की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया था कि सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत से बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए, जिसमें इस मामले में सेशन कोर्ट के सुपुर्द करने से पहले कई नकल और प्रतिलिपियां प्रदान करने की मांग की गई। इसे देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 जनवरी नियत कर दी है। बता दें कि एसआईटी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अदालत ने पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति दे दी है। एसआईटी दिल्ली की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। आपको बता दें प्रयोगशाला में तिथि मिलने के बाद ही एसआईटी की ओर से ये जानकारी अदालत में दी जाएगी, जिसके बाद अन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गिरीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गिरीश, जिस तरीके से अब अगली तारीख 23 दे दी गई है, जहां पर आरोपी का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना है, क्या जानकारी देंगे? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कल कोर्ट में सुनवाई की गई थी, तो उसके बाद जो है अब अगली तारीख 23 तारीख दे दी गई है। अब देखने वाली बात होगी 23 तारीख को किस तरीके के एविडेंस यहाँ पर पेश किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में पहला ऐसा मौका है जिस केस पर यहाँ पर नार्को टेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले अभी तक इस तरीके की कोई अभी तक केस नहीं देखे गए हैं, नहीं इस तरीके की कोई सुनवाई हुई थी, नहीं किसी पे इस तरीके के इल्जाम लगे थे कि उसको नार्को टेस्ट तक देना पड़े। तो एक अहम मामला उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत सनसनीखेज मामला यहाँ पर है, बहुत देखा गया, सुर्खियों में भी रहा है। तो 23 तारीख को जिस तरीके से आगे की तारीख लगी है, कोर्ट में किस तरीके के बचाव पक्ष की तरफ से एविडेंस पेश किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, बचाव पक्ष की तरफ से इस कोर्ट को आगे भेजने से, इस केस को आगे भेजने से पहले उन्होंने कई चीजें रखने की बात कही, जहाँ व्हाट्सएप चैट की बात कही गई और कई ऐसे जो दस्तावेज थे जहाँ उसको रखने की भी बात बचाव पक्ष की तरफ से रखी गई।
जी बिल्कुल, बहुत सारे इस तरीके के साक्ष्य, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो भी सारी चीजें हैं वो पूरी तरीके से कोर्ट में रखी जाए, जिससे जो उसका हकीकत है सामने आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से बराबर बचाव पक्ष कह रहा है कि उनके द्वारा इस जो जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल एकदम निराधार हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे उन्होंने कहा गया कि भाई एक धक्का किसने दिया है, इस तरीके की बातें हैं, जो व्हाट्सएप चैट था, या फिर जो अंकिता है उसका कोई एक्स फ्रेंड रहा है। सारी चीजें जो है सारे साक्ष्यों को लेकर वहां पर उन्होंने सारी बातें अपनी रखनी चाहिए और पेश करनी चाहिए। अब देखा जाएगा कि 23 तारीख को जब यहाँ पर सुनवाई होगी कि किस किस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस केस में त्वरित कार्रवाई की जा रही है, यानी कि तेजी दिखाई जा रही है। हालांकि परिजनों के द्वारा बहुत विरोध प्रदर्शन भी किया गया, विपक्ष के द्वारा भी बहुत विरोध प्रदर्शन किया गया, इस पूरे मामले को गहनता से लेने की बात कही गई। उसके बाद तेजी देखी गई है इस पूरे मामले में। जहां दिल्ली में नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, वहीं अगर बचाव पक्ष के वकील की बात की जाए तो उन्होंने बोला है कि हमें इस पूरे जो टेस्ट होंगे उसकी वीडियोग्राफी करानी है। साथ ही उनके वकील भी इस पूरे टेस्ट में मौजूद रहने की उन्होंने बात कही है। जी, जो उनके बचाव पक्ष के वकील हैं जो अमित सजवान हैं, उन्होंने जो है कोर्ट में भी एक इसके लिए अर्जी दाखिल की थी। और उनका कहना था कि जब नार्को टेस्ट हो तो उसमें जो है हम लोग वहां पर मौजूद रहे, मतलब कोई भी अधिवक्ता वहां पर मौजूद रहे, साथ में जो है उसकी वीडियोग्राफी भी की जाए, ताकि सारी चीजें जो है उनमें कहीं ना किसी तरीके की कोई शंका ना रहे कि कल को किसी पर कोई प्रत्यारोप न लगाया जाए इस तरीके से। तो उसको कोर्ट में भी पेश किया गया था। मैं आपको बता दूं, कोर्ट के द्वारा से स्वीकार भी कर लिया गया है। और अब जैसे ही मैं आपको बता दूं, दिल्ली में क्योंकि नार्को टेस्ट होना है, उत्तराखंड में इस तरीके की सुविधा यहाँ पर नहीं है, तो दिल्ली की जो लैब है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के टेस्ट होते हैं, तो वहां पर एक डेट दी जाती है जिस तरीके के केस वहां पर आते रहते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कौन सी डेट यहाँ पर दी जाती है। जब उन्हें डेट दे दी जाएगी तो उसके द्वारा बचाव पक्ष के जो भी अधिवक्ता वहां पर जाना चाहेंगे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में फिर सारी चीज जब कोर्ट में पेश की जाएगी, कोर्ट से जो तारीख मिल जाएगी उसके बाद फिर नार्को टेस्ट होगा, उसकी सारी वीडियोग्राफी भी होगी और साथ में जो है बचाव पक्ष के वहां पर अधिवक्ता। जी गिरीश, बिल्कुल। अब तो 23 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी और उस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी आगे की चीजें सामने आएंगी उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोटद्वार से हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र भी दिया गया है और कई साक्ष्य रखने की कोशिश भी की गई है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड एक हाई प्रोफाइल मामला है, जिसको लेकर के काफी दिन तक लगातार बवाल चलता रहा और इस मामले में लगातार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लाइव न्यूज में यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। सारथी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि इस समय पंजाब के होशियारपुर में है। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होशियारपुर के टाडा में मौजूद है और आज उनकी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा होशियारपुर के टाडा से फिर शुरू हुई है। कांग्रेस सांसद की मौत के बाद ये यात्रा स्थगित हो गई थी, जिसको दोबारा से पंजाब के होशियारपुर के टाडा से शुरू की गई है। और अपडेट देते हुए आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जहां लंच ब्रेक के दौरान राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, साथ ही मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब भी देंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और हमारे साथ स्टेट हेड विनोद गुप्ता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी विनोद, भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1 बजे करेंगे। अगर भीड़ की बात की जाए, जनता की बात की जाए, जन समर्थन की, तो भारत जोड़ो में इस समय कितना जन समर्थन पंजाब में मिल रहा है कांग्रेस को? जी बिल्कुल, अगर बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है आज दोबारा शुरू हो चुकी है होशियारपुर के टांडा जिले से, जो कि दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यात्रा फिर शुरू होगी और यात्रा इंदौरा पहुंचेगी, पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर हिमाचल में प्रवेश कर जाएगी। और कल सुबह की 7 बजे से इंदौरा से शुरू जो यात्रा होगी हिमाचल के अंदर, और हिमाचल के बाद कांगड़ा में फिर सभा करेंगे। हाँ, 1 बजे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं राहुल गांधी, उसमें आम लोगों के साथ संवाद भी करेंगे, पत्रकारों से संवाद भी करेंगे। और शायद आज का जो मुद्दा गर्म रहेगा वो भगवंत मान और राहुल गांधी की आपसी नोकझोंक का है, क्योंकि कल राहुल गांधी ने
तंज कसा था पंजाब के सीएम पर कि वह जो स्टेट चला रहे हैं दिल्ली से ना चलाए, पंजाब से चलाए। और तुरंत सीएम ने भगवंत मान ने नसीहत दी थी कि राहुल गांधी को यह बयान देना संभव अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर को हटाकर चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। और शायद रही बात जनसमूह की, तो जनसमूह के अंदर खुद राजा वाडिंग जो है प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो साथ है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने भी हिस्सा लिया। साथ में भारी कांग्रेस समर्थक जो है राहुल गांधी के साथ देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। लगातार आज होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा है और इसी बीच एक बड़ी चूक भी सामने आई है, जहां राहुल गांधी का जो सुरक्षा घेरा है उसको तोड़ते हुए एक व्यक्ति अंदर घुस गया और राहुल गांधी को गले लगा लिया। हालांकि तुरंत ही उनके सुरक्षाकर्मी एक्टिव हुए, लेकिन कई बार देखा गया है कि वो राहुल गांधी अपने सुरक्षा नियमों को जो उन्होंने खुद बनाए हैं उनको खुद ही तोड़ते हैं। उसके बाद जब वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और उनकी सुरक्षा में चूक होती है तो वो वहां की सरकारों पर आरोप लगाते हैं। तो ये जो घटना हुई इसकी कोई जानकारी है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। अगर बात करें आज जो सुरक्षा चूक हुई है उसके अंदर एक घंटे के अंदर दो सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी है राहुल गांधी की, क्योंकि केंद्र तीसरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी है, अध्यक्ष भी रहे हैं और मौजूदा सांसद भी है। तो उनके साथ इसमें केसरी पक्ष माना एक व्यक्ति उनके साथ गले लगने की कोशिश करता है और उनसे राजा वाडिंग इशारा करते हैं, तभी वो राहुल गांधी धक्का देकर हटाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक भी मानी गई है सिक्योरिटी के अंदर। एक और चूक करने आई है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी सिक्योरिटी की सुरक्षा में जरूर चूक हुई है। परंतु इसमें राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी जो आम जनता से संवाद करने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। अब इसे चूक कहा जाए या कुछ हो, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रदेश में गई, जहां भी गई, कई बड़े बड़े लोग देखे गए, चाहे वो सिनेमा जगत के लोग हो, उद्योग जगत के लोग हो या पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हो। तो आज पंजाब में हमेशा से ही कांग्रेस का बोलबाला रहा है, एक बड़ा वोट बैंक रहा है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो पंजाब से कौन सा बड़ा नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हुआ? तो पंजाब के अंदर बात करें, पंजाब में कांग्रेस के जो दिग्गज पहले से दिग्गज रहे हैं, चाहे राजा वाडिंग का जो पहले कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद उनको जब चुनाव होते तो चुनाव के बाद उनको प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी जाती है और नेता प्रतिपक्ष भी है। खुद नवजोत कौर सिद्धू जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी भी है, वो खुद इस अभियान में शामिल हुए। साथ और भी जो पूर्व नेता रहे हैं उनके सब हर जिला लेवल की बात करें, हाँ कोई अलग से बात करें, बाहर का कोई व्यक्ति अभी इसके साथ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो लोग सक्षम है यात्रा में पैदल चलने में वही लोग शामिल हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे है, तब हम आपसे जरूर सवाल जवाब करेंगे कि क्या कुछ राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा मुद्दा भगवंत मान और राहुल गांधी की नोकझोंक रह सकती है। और पंजाब में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती जा रही है कि पंजाब में आतंकवाद एक बार फिर से पनप रहा है और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी बातचीत कर सकते हैं। और चलिए सीधे चलते हैं चंडीगढ़, जहां कुलदीप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं चंडीगढ़ का। कि जिद्दां ਐਰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ फिर तो स्टेट गवर्नमेंट ओनली जिम्मेवार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली जिम्मेवार है, नहीं फिर अं कि जिम्मेवार होए।
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਐਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਢੀਂਗੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ GM ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ GM ਸਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖਣਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕहीं ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ना, मतलब ही नहीं सर ट्रायल का। और इसी बीच खबर अमरोहा से है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे शिक्षक। 10 बजे तक स्कूल में लटका ताला, जहां स्कूल के बाहर खड़े होकर शिक्षकों का इंतजार करते दिखाई दिए बच्चे। ये प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें, उच्च प्राथमिक विद्यालय में मनमर्जी से पहुंच रहे शिक्षक। देखिए, सर्दी के चलते समय में बदलाव किया गया है, उसके बाद भी शिक्षकों की नींद नहीं खुल रही है। जहां अभी तक विद्यालय में ताला लटका हुआ है और बच्चे शिक्षकों का इंतजार करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये मासूम बच्चों के भविष्य के साथ ये शिक्षक कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अमरोहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। शीरब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, अमरोहा जिले में जो जैसे मुख्यालय है और मेन सिटी का मामला है, ये एक प्राथमिक विद्यालय का, जहाँ पे तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि 10 बज जाने के बाद भी जो विद्यालय में अध्यापक आते हैं उनकी गैर हाजिरी है और वो जो ताले हैं वो ताले लटके हुए हैं और वो शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। ये बेहद चिंतनीय गंभीर विषय है कि जिसे शिक्षा का लगातार सूबे के मुख्यमंत्री लगातार पे निर्देश भी जारी कर रहे हैं और तमाम प्रयास भी कर रहे हैं कि शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए और इसमें कोताही नहीं बरती जाए। लेकिन इन निर्देशों को ताक पर रखते हुए शिक्षक नजर आते हैं। कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय की जो स्थिति है वो चिंतनीय, बेहद गंभीर है। जी बिल्कुल, ये तस्वीर आप तक पहुंच गई, आपने हम तक पहुंचा दी। क्या अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं दिखाई दिया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और जो के न्यूज पे खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही है, इसके बाद में कुछ न कुछ इसका संज्ञान जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पे जो बीएसए हैं उन तक ये उनके नॉलेज में ये बात पहुंच चुकी है कि ऐसा भी होता नजर आ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है अमरोहा में, इससे पहले भी इस तरह की कई बार तस्वीरें नजर आई हैं और उस पे अधिकारियों ने उस पे जानकारी लेते हुए इस पे
बहुत बहुत धन्यवाद शीरब चौधरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शीरब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि इस तरीके की तस्वीरें अधिकारी भी देखते हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और शिक्षक खुद ही अभी तक स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं। बच्चे मायूस होकर शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राजधानी लखनऊ के डीएम का नया आदेश आया है, जिसमें स्कूल वैन ड्राइवरों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। जहां एक बार एक्सीडेंट कर चुके ड्राइवर बर्खास्त किए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक को निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, डीएम द्वारा आदेश दिया गया है कि जिन भी स्कूल बस ड्राइवर, वैन ड्राइवर्स एक बार एक्सीडेंट कर देंगे, उनको दोबारा नहीं लिया जाएगा, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। या बच्चों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के लोगों को चयनित किया जाए, उनकी जानकारी ली जाए और अगर उनके पिछले रिकॉर्ड खराब है तो उनको बर्खास्त किया जाए। संवाददाता मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी मनीष, डीएम का ये बड़ा आदेश है जहां बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि इस तरीके के मामले सामने आते हैं जब वैन ड्राइवर्स कान में लीड लगाए हुए होते हैं, नशे में होते हैं या इस और एक्सीडेंट्स करते हैं, लेकिन लगातार उसके बाद भी वो वैन चलाते रहते, तो ये बड़ा आदेश है। बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के डीएम ने एक बार फिर निर्देश जारी किया गया और ये जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये आदेश जारी किया गया है। खासतौर से जो स्कूली वैन होते हैं उनमें ऐसा देखा जाता है कि जो ड्राइवर होते हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं, कई बार उनके द्वारा दुर्घटनाएं भी हो गई होती हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन जो है उन ड्राइवरों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसी को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो भी स्कूलों में ड्राइवर्स रखे जाएंगे उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित और उनका ट्रायल करने के बाद ही ड्राइवरों को रखा जाएगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा और उनकी किसी भी तरह की लापरवाही वाहन चालन के दौरान ना दिखाई दे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक तरफ बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम ने ये बड़ा आदेश जरूर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते हुए भी आपसे चीजें हो जाती है, यानी हादसे हो जाते हैं, तो बर्खास्ती एक कड़ा कदम भी हो सकता है। बिल्कुल, इस आदेश से साफ है कि वो इस बार किसी भी तरह की अगर दुर्घटना ड्राइवर के द्वारा होती है, स्कूली वैन को लेकर के या स्कूली छात्रों को ले जाने वाली बसों के द्वारा, तो उनके जो संचालन कर रहे ड्राइवर हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा, ना कि उनके ऊपर कोई छोटी मोटी कार्रवाई करके उनको फिर से बहाल करने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। ये साफ तौर से एक निर्देश है और अब इसको लेकर के स्कूल प्रबंधन जरूर कोई कड़े कदम उठाएगा। देखना होगा आने वाले समय में इस आदेश का कितना पालन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष श्रीवास्तव। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ा आदेश डीएम का आया है, जहां उन्होंने कहा है कि सभी वैन ड्राइवर, बस ड्राइवर्स जो कि प्रशिक्षित नहीं है उनकी जानकारी ली जाए, उनकी जांच की जाए, उसके बाद ही, और अगर कोई एक्सीडेंट या घटना होती है तो दोबारा उनकी तैनाती नहीं होगी, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर भी आपको लखनऊ से बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 5 जिलों में जल्द शुरू होंगे आयुष अस्पताल। जहां बस्ती, रायबरेली, जालौन में शुरू होंगे आयुष अस्पताल। बागपत और बलिया में भी शुरू होंगे आयुष अस्पताल। तो ये 5 जिले आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक का मिलेगा उपचार। लगभग 50 बेड के इन अस्पतालों में भर्ती हो सकेंगे मरीज। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां हेल्थ वेलनेस सेंटर परियोजना के तहत मंजूर हुए 24 अस्पताल। 5 जिलों में जल्द ही शुरू होगी आयुष अस्पतालों की सेवा। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां बस्ती, रायबरेली, जालौन और 5 जिलों में जल्द ही शुरू होंगे आयुष अस्पताल। बस्ती, रायबरेली, जालौन में शुरू होंगे अस्पताल। साथ ही आपको बताते चले कि बागपत और बलिया में भी अस्पताल शुरू होंगे। टोटल 24 अस्पतालों को सुनिश्चित किया गया है, जहां आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक का मिलेगा इलाज। 50 बेड के इन अस्पतालों में मरीज भर्ती हो सकेंगे और उनकी सेवा ले सकते हैं।
ब्यूरो चीफ हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी मनीष, बड़ी सौगात मिली है इन 5 जिलों को जहां पर आयुष अस्पताल शुरू किए जाएंगे, मरीजों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से आयुष विभाग जल्द ही 5 अस्पतालों का शुभारंभ करेगा, प्रदेश के 5 जिलों में इन अस्पतालों का शुभारंभ किया जाएगा। खासतौर से आपको बता दें कि आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अगर आप एलोपैथी की बात करें तो खासतौर से आयुर्वेद की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसको लेकर के आयुष विभाग जो है वो मुख्य रूप से जो है, अगर हम बात करें तो बस्ती, रायबरेली, जालौन, इन जिलों में एक अस्पताल बनकर तैयार हो गए हैं और लगभग बहुत ही जल्द इनकी शुरुआत की जाएगी। बागपत और बलिया भी इनमें शामिल है। आयुष विभाग में बीते कुछ दिनों पहले बड़ा घोटाला हुआ था, जिसके बाद से आयुष विभाग की जो कार्य प्रणाली थी, कार्य क्षमता थी, उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता आई थी। लेकिन एक बार फिर से आयुष विभाग एक्टिव हो चुका है और लगभग 50 बेड के अस्पताल तैयार किए गए हैं और बहुत जल्द इन जिलों में जो भी लोग आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ लेना चाहेंगे उनको इन अस्पतालों में सुविधाएं मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही लोगों को इन अस्पतालों की सेवाएं प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सुविधा बेपटरी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 695 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, जहां कहीं रेडियोलॉजिस्टिक नहीं तो कहीं मशीन ही नहीं। कई जिलों के जिला महिला अस्पताल में नहीं होता अल्ट्रासाउंड। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा सिर्फ पीपी मॉडल वाले केंद्रों पर ही मिल रही जांच रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सुविधा बेपटरी है। आपको बता दें, सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा का नोटिस तो चस्पा है, मगर कहीं अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब है तो कहीं है ही नहीं। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये अल्ट्रासाउंड मशीनों के पोस्टर तो बड़े बड़े ये सरकारी अस्पतालों में चस्पा रहते हैं, लेकिन कहीं मशीनें खराब होती हैं तो कहीं मशीनें होती ही नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रदेश भर में लगभग हर जिला अस्पताल और सीएससी पर अल्ट्रासाउंड मशीनें दी गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर हम करें तो वहां पर सोनोलॉजिस्ट की तैनाती ही नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो सोनोलॉजिस्ट होते हैं और जो प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग है उसमें सोनोलॉजिस्ट की जो तैनाती है वो बहुत बेहद कम है। लगातार सोनोलॉजिस्ट रिटायर होते जा रहे हैं और अस्पतालों में इनकी तैनाती नहीं हो रही है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो एक डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करता है उसको 2-2 सीएससी का भी चार्ज दिया गया है। तो एक जगह वो आधे घंटे रुकता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर 2 घंटे दूसरी जगह रहता है। तो ऐसे में अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा जो आमतौर से सभी मरीजों को मिलनी चाहिए, उनमें समस्या आ रही है। कई जगह पे अस्पतालों में जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं वो लगातार खराब चल रही हैं। लंबी लिस्ट है इन खराब मशीनों की, हमारे पास लगातार जानकारी आती है, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन है उसको ठीक कराने में समय लगाता है। कभी बजट का दुहाई दी जाती है, कभी जो टेक्नीशियन है उनकी व्यवस्था न होने के कारण इस तरह की समस्या आती है। ये बेहद चिंतनीय विषय है। एक तरफ चिकित्सा सेवाओं को लेकर के योगी सरकार कड़े कदम उठाती जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह की जो आम समस्या है, जो आम व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्या है, वो अल्ट्रासाउंड मशीनों की है कि अल्ट्रासाउंड मशीनें तो हैं, वहां अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं। जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब पड़ी हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, और जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी हैं तो वहां पे तैनाती नहीं डॉक्टरों की। ये बेहद गंभीर विषय है। इसको लेकर के जरूर सरकार कोई ना कोई उचित कदम उठाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सही आपने कहा कि सरकारें लगातार ये वादे करती हैं, दावे करती हैं कि हम लगातार अग्रसर हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा बेहद जरूरी है, जहां महिलाओं को बहुत जरूरत पड़ती है, और जैसा कि आपने बताया कि तैनाती नहीं है अल्ट्रासाउंड करने वाले लोगों की, तो इसकी क्या जानकारी विभाग को नहीं होती है? आपको हर बात की जानकारी होती है। विभाग कभी भी किसी भी बात जानकारी से अनजान नहीं होता है, लेकिन समस्या विभाग के सामने ये भी है कि जो डॉक्टर्स तैनात किए जाते हैं वो लगातार रिटायर हो रहे हैं, और इसी को लेकर के अभी जो
सेवानिवृत्त की आयु की जो बात चल रही है डॉक्टरों की, उसको बढ़ाया जाए, जिससे ये जो गैप है डॉक्टरों की तैनाती का, कोई डॉक्टर सरकारी सेवा में आना नहीं चाह रहा है, इसके लिए बॉन्ड भी भराए जा रहे हैं डॉक्टरों से, और ये प्रक्रिया लगभग बीते 15 साल से चल रही है। लेकिन मौजूदा समय में भी उस हिस्से से निपटने के लिए सरकार कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, या कई डॉक्टरों को अपनी तरफ ला नहीं पा रही है। ये बेहद चिंतनीय विषय है और इसी को लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। खासतौर से अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो वहां पर अल्ट्रासाउंड की बेहद आवश्यकता होती है, और ऐसे में निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हो जाते हैं ये जो मरीज होते हैं। तो सरकार जरूर इस पे चिंता करेगी और ये खबर दिखाए जाने के बाद हो सकता है कुछ डॉक्टरों की तैनाती भी की जाए। जी बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी उम्मीद करते हैं कि के न्यूज़ की खबर प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन जागे और जिस तरह की समस्याएं इन अस्पतालों में आ रही है उसका जल्दी निराकरण कराया जा सके। तो सिर्फ पीपी मॉडल वाले केंद्रों पर ही मिल रही है जांच रिपोर्ट, जहां हमारे संवाददाता ने बताया कि अस्पतालों में कहीं पर मशीनें खराब हैं तो कहीं पर लोग ही मौजूद नहीं हैं। और अगली बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता दें। अगली बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां कोर्ट में नहीं आ सके मुख्तार अंसारी। लगातार हम आपको ये खबर बता रहे थे, जहां मुख्तार अंसारी की आज पेशी होनी थी। लगातार तीसरी तारीख पर भी मुख्तार अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हो सके। बांदा जेल में ही बंद है मुख्तार अंसारी। 3 जनवरी, 10 जनवरी, 17 जनवरी, ये 3 तारीखें हैं जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हो पाए और कोर्ट में कार्रवाई जारी है। 1 बजे तक आएगा कोर्ट से अगली तारीख का अपडेट। कोर्ट में नहीं आ सका मुख्तार अंसारी। जहां लगातार तीसरी तारीख पर नहीं लाया जा सका मुख्तार अंसारी। बांदा जेल में ही बंद है मुख्तार अंसारी। 11 बजे कोर्ट ने समय दिया था, जहां 3, 10 और 17 जनवरी की तारीखें थी, जहां 17 को भी मुख्तार अंसारी कोर्ट तक नहीं पहुंच सका, जबकि माफिया ब्रजेश और त्रिभुवन है। कोर्ट पे कार्रवाई जारी है। आपको बता दें 15 जुलाई 2001 का ये पूरा मामला है, जिसमें आई विटनेस है मुख्तार अंसारी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इकरार खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी इकरार, लगातार अपने आपसे बातचीत कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर और साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी नहीं पहुंच पाएगा कोर्ट। जी, लगातार मुख्तार अंसारी तीसरी बार कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए और फिर अब देखते हैं कि 1 बजे आगे की तारीख क्या कोर्ट से मिलता है। जी बिल्कुल। तीसरी बार यानी 3 तारीख को, 10 तारीख को और 17 तारीख को, तीनों तारीखों में ना पहुंचने का कोई विशेष कारण? जी बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वहाँ के बांदा जेल प्रशासन से यही आगे की सुरक्षा को लेकर, कोहरे को लेकर यही बताया गया, लेकिन अभी तक आज किस कारणवश नहीं आए तो अभी कोर्ट से पता नहीं चला। वो 1 बजे के बाद पता चलेगा कि उनको आज किस वजह से नहीं पेश किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद इकरार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 1 बजे के बाद पता चलेगा। कोर्ट ने क्या अगली तारीख दी है मुख्तार के पेश होने के लिए, तो ये तीसरी तारीख थी जहां मुख्तार अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। तो बुलंदशहर में शुरू हुआ है इन्वेस्टर समेत 186 उद्यमी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि उद्यमी करीबन 10,411 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 11,500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरठ रोड पर ये इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई है। इन्वेस्टर समिट में भाजपा सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे और शांतिदीप रिसोर्ट पे ये भव्य कार्यक्रम जारी है। बुलंदशहर में शुरू हुआ है इन्वेस्टर समिट। आपको बता दें बुलंदशहर को और बुलंद बनाने के लिए ये समिट आयोजित की गई है, जहां उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। जहां अभी बुलंदशहर में ये समिट आयोजित की गई है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। शांतिदीप रिसोर्ट में ये समिट चल रही है, जिसमें एक बड़ा निवेश किया जाएगा।
तकरीबन 11,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 12-13 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। बुलंदशहर के उद्योगपतियों ने भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और उसी के क्रम में बुलंदशहर में आज एक दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। हमारे जनपद के लगभग 200 उद्योगपतियों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और उसका MOU साइन किया है। मैंने और SSP साहब ने जिले के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, सांसदगण, विधायकगण आदि सभी ने आज एक दिवसीय कार्यशाला थी, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे हार्टिकल्चर पॉलिसी हो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की NOCs का इशू है, लैंड ऑर्डर का इशू है, सब पे खुल करके उद्यमियों और प्रशासन के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में चर्चा हुई है। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज विकास खंड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान कायमगंज की ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे, वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण दुबे, खंड विकास अधिकारी मोहम्मद आरिफ, प्रधान संघ के अध्यक्ष विवेक चौहान आदि द्वारा 500 से अधिक बुजुर्ग, गरीब, बेसहारा लोग, विधवा महिलाओं एवं विकलांगों को कंबल प्रदान किया गया। इतनी भीषण सर्दी में राहत पहुंचाकर पुनीत कार्य किया गया। वहीं शीतलहरी सर्दी में कंबल पाकर विशेष राहत महसूस करते हुए कंबल पाने वाले सभी लोगों द्वारा कंबल वितरण करने वाली ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे सहित सभी लोगों की तरक्की के लिए ईश्वर से दुआएं की गई। ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे ने बताया कि कंबल वितरण कार्यक्रम मेरे एवं मेरे पति अरुण दुबे, खंड विकास अधिकारी मोहम्मद आरिफ एवं अन्य लोगों द्वारा किया गया है। हमारे सहयोग से और वीडियो और काफी स्टाफ के लोग सबने मिलकर सहयोग किया। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी कंबल वितरण करें। ये कैसे भावना जागृत हुई आपके अंदर कि ये कंबल वितरण करना चाहिए? सब लोग करते थे तो लगा कि हम लोगों को भी करना चाहिए, अपना ही ब्लॉग करे तो अच्छा लगेगा, इसलिए किया। कितने कंबल वितरित किए आपने? 500। और फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।